जय हिंद। मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग दस्तक। मानना है कि इस इशू पर जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। प्रशासन को या जो लोग प्लान कर रहे हैं दिल्ली में, जो टास्क फोर्स हैं जिनमें जिनकी जिम्मेदारी है कि वो इस बात की रणनीति बनाएं कि जनता तक कैसे अवेयरनेस पहुंचे, कैसे सारी जानकारियां सही सही पहुंचे, वो टास्क फोर्स ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। देखिए, जो हमारे मंदिर मस्जिद हैं उनका जो अनाउंसमेंट सिस्टम है, मंदिरों में भी है और मस्जिदों में तो हर जगह है। इस अनाउंसमेंट सिस्टम का इस्तेमाल कोरोना को लेकर जागरूकता फैलाने और सरकार जो दिशा निर्देश जारी करती है उनको कम्युनिटीज में पहुंचाने के लिए किया जा सकता था। होना यह चाहिए था कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या ब्लॉक लेवल पर प्रशासन मस्जिदों के जो प्रमुख हैं, जो मंदिरों के पुजारी हैं या प्रबंधन है जो उनका, उनसे बात करते और उन जगहों से ये मैसेज जो जागरूकता फैलाने के मैसेज हैं उनको फैलाया जा सकता था और ज्यादा विश्वसनीय तरीके से वो चीजें लोगों के बीच में जाती। सरकारी दिशा निर्देश जो भी होते हैं उनकी घोषणा भी, वो जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम इन लोगों के पास है उसका इस्तेमाल किया जा सकता था और वो जो घोषणाएं और जागरूकता की जो बातें हैं वो उन्हीं लोगों से करवाया जाता जो लोग वहां पर अजान देते हैं या जो लोग आरती और भजन और इस तरह के काम करते हैं। और अगर मंदिरों में इस समय आरती भजन बंद है तो कम से कम इस काम के लिए उनके पब्लिक एड्रेस सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या कि इस सामुदायिक रूप से जो विश्वसनीय सिस्टम है ये कम्युनिकेशन का, मैसेजिंग का, इस सिस्टम को कंट्रोवर्सी में ला दिया गया और ये शुरुआत हुई दिल्ली से, जहां पर पुलिस वालों ने ये कहना शुरू किया कि मस्जिद में अजान नहीं होगी क्योंकि एलजी साहब का आदेश है। बाद में पुलिस ने इसका खंडन किया और वहां ये हुआ कि नहीं नहीं, ऐसा कोई आदेश नहीं। फिर उत्तर प्रदेश में तो पूरा अभियान चला दिया गया। उत्तराखंड में डीजीपी ने कहा है कि अजान नहीं होगी। मैं इस सवाल पर नहीं जाता हूं कि अजान क्या है और क्यों नहीं है, लेकिन मैं इस बात पर जरूर जाऊंगा कि ये गलत तरीका अपनाया और यहां से संशय की स्थिति बनती है कि अजान को क्यों रोका जा रहा है। क्योंकि अजान के जरिए ये मैसेज किया जा सकता है, वो जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम है मस्जिदों का उसके जरिए मैसेज किया जा सकता है कि आप नमाज के लिए, आप बाकी चीजों के लिए मस्जिद की तरफ ना आए, अपने घर में रहें। और ये ज्यादा विश्वसनीय तरीका होता लोगों तक ये संदेश भेजने का। लेकिन उसे बंद किया जा रहा है, उस सिस्टम को बंद करने की कोशिश हो रही है। इससे किसका नुकसान हो रहा है? जिसका भी नुकसान, इसको छोड़ भी दें, अगर जो एक धार्मिक बात हो रही इसको छोड़ दें, तो सबसे बड़ी चीज चोट जो लग रही है इस कदम से वो है स्टेट, मतलब हमारी गवर्नमेंट, हमारा जो सरकार है, स्टेट कह रहा हूं मैं, मतलब सरकार, प्रशासन, सारी चीजें उसमें शामिल हैं, उसके और कम्युनिटीज के बीच में जो ट्रस्ट पर चोट पहुंच रही है। जबकि इस समय इनके बीच में ऑलरेडी डेफिसिट चल रहा है, ट्रस्ट डेफिसिट है, उस डेफिसिट को खत्म करने की कोशिश होनी चाहिए थी। तभी हम लोग या देश कोरोना से ज्यादा बेहतर तरीके से, प्रभावी तरीके से निपट सकता और निपट सकेगा। अभी भी देर नहीं हुई है, चीजें सुधारी जा सकती हैं अगर सेन लोग होंगे, उस तरह से सोचने वाले लोग जिनके सोचा जाना चाहिए। मुझे लगता है कि जो हमारा पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनमें ये क्षमता है कि वो अपनी गलती सुधारने की हिम्मत कर सके और वो सुधार सकते हैं और सुधारेंगे तो उससे सबका भला होगा।
तो एक बात ये हुई, अभी तक कोई कमेंट नहीं है, इसलिए मैं सीधे आगे बढ़ूंगा अगले टॉपिक पर। लेकिन एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, हमारी लाइव चर्चा अच्छी लगती है, तो उसको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और व्हाट्सएप पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास उसको फॉरवर्ड कीजिए। और साथ में ये भी लिखिए कि इस वीडियो में आपको अच्छा क्या लगा और ये वीडियो क्यों देखा जाना चाहिए। साथ ही अनब्रेकिंग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये पूरी कम्युनिटी की मदद होगी, अनब्रेकिंग कम्युनिटी बड़ी होती जाएगी। जो बात हम यहाँ करते हैं, जो चर्चाएं करते हैं, उसमें ज़्यादा लोग शामिल होंगे। ज़्यादा लोग शामिल होंगे तो ज़्यादा लोगों तक बात पहुंचेगी, ज़्यादा लोगों तक बात पहुंचेगी तो उसका असर भी ज़्यादा बड़ा होगा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे आग्रह है कि आप, अगर आपको अनब्रेकिंग चैनल इस लायक लगता है तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अनब्रेकिंग चैनल सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित कीजिए। अब दूसरे टॉपिक पर आते हैं और दूसरा टॉपिक है खिसकता अमेरिका। इस पर हम लगातार बात कर रहे हैं और इस बात करने के पीछे जो हमने लिखा है खिसकता अमेरिका, और अमेरिका को बात करने के पीछे हमारी कोशिश ये है कि हम अपने जो अनब्रेकिंग कम्युनिटी है उसके बीच में उन कारकों को, उन चीज़ों को, उन हैपनिंग्स को, उन घटनाओं को अंडरलाइन कर सकें और लोगों को बता सकें कि भाई ये चीज़ें दुनिया में हो रही हैं और इससे किस तरह के बदलाव दुनिया की जो राजनीति है, दुनिया की जो कूटनीति है, दुनिया की जो सामरिक नीतियां हैं और जो सामरिक संतुलन है और आर्थिक संतुलन है, उस पर किस तरह का असर पड़ने वाला है और इस असर से हमारी जिंदगी क्यों प्रभावित होगी, इसलिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो खिसकता अमेरिका, हम आपको इसमें एक जानकारी दें कि कल जो दुनिया के लीडर्स हैं, WHO ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की दुनिया के लीडर्स के साथ और उसमें बात की कि कैसे जो है आपस में सहयोग, कैसे कोरोना वायरस वैक्सीन की रिसर्च को लेकर के, ट्रीटमेंट को लेकर, दवाओं को लेकर के आपसी सहयोग कैसे बढ़ाया जाए और कैसे जो नई वैक्सीन बन रही है या जो बन के आएगी उसे कैसे सारे देशों के बीच, सारे देशों तक उसे पहुंचाया जा सके, ऐसी व्यवस्था कैसे की जाए ग्लोब लेवल पर। तो इस पर बात करनी थी। इस बात में अमेरिका ने हिस्सा नहीं लिया और वो पहले से उसने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को टैग कर रखा है कि वो चीन के लिए काम कर रहा है। उन्होंने उसकी मदद भी बंद कर दी है और वो लगातार, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो लगातार इस कोशिश में है कि चीन पर सारा मामला ढोला जा सके। लेकिन ये जो WHO का इनिशिएटिव था, इसमें अमेरिका का शामिल न होना बहुत साफ नजर आता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अमेरिका को ग्लोबल स्टेज पर आइसोलेशन में लेकर के जा रहे हैं। ये इसका एक प्रमाण है। जो ये वर्चुअल मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग में तमाम नेता सब शामिल हुए और इसमें ये तय हुआ कि G20 के बीच जो कोऑपरेशन है उसको बढ़ाया जाए और जो डिसइंफॉर्मेशन और कोरोना वायरस आउटब्रेक को लेकर के जो चल रही है और उससे जो डैमेज हो रहा है, उन सब चीजों को ठीक किया जाए, क्योंकि ये समय ऐसा नहीं है जब आपस की राजनीति करें। और इसमें जर्मनी की जो चांसलर हैं एंजेला मर्केल और फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन और अमेरिकन फिलैंथ्रोपिस्ट बिल गेट्स, ये सब लोग, मतलब बिल गेट्स भी शामिल थे। और ब्रिटेन, इस जो बैठक हुई इसमें तय हुआ कि 4 मई को जो समिट होगी, ग्लोबल रिस्पांस समिट कोरोना वायरस पर,
उसको को चेयर करेगा और इसका उद्देश्य होगा कि कैसे वैक्सीन रिसर्च, ट्रीटमेंट और टेस्ट के लिए फंड जुटाया जा सके। मैक्रॉन ने बहुत साफ कहा है कि वी विल कंटिन्यू नाउ टू मोबिलाइज ऑल G7 एंड G20 कंट्रीज सो दे गेट बिहाइंड दिस इनिशिएटिव एंड आई होप we will be able to reconcile around this joint initiative both China and the US, because this is about saying the fight against COVID-19 is a common human good and there should be no division in order to win this battle. बहुत ही उन्होंने अच्छी बात कही है, लेकिन देखना यह है कि क्या अमेरिका इसके लिए तैयार होगा। दूसरी बात ये रही कि WHO के जो डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस, उन्होंने कहा वी आर फेसिंग अ कॉमन थ्रेट दैट वी कैन ओनली डिफीट विद अ कॉमन अप्रोच। मतलब एक ऐसी खतरे का सामना हम कर रहे हैं जिससे, और वो सामना एक कॉमन खतरा है, वो सबके लिए खतरा है और उसको हम हरा तभी पाएंगे जब हमारी अप्रोच सबको साथ लेकर, सब एक साथ मिल करके काम करेंगे, तभी हम उसे हरा पाएंगे, ये उन्होंने कहा। और ये भी जानकारी दी कि 100 से ज्यादा वैक्सीन पर दुनिया भर में काम चल रहा है, उन पर रिसर्च हो रही है और 6 ऐसे प्रोजेक्ट वैक्सीन डेवलप करने के क्लिनिकल ट्रायल्स में जा चुके हैं। तो ये चीजें रहीं। और दूसरी खास बात ये रही कि जिस जूम ऐप को लेकर के हल्ला मचाया जा रहा है, खासतौर पे ब्रिटेन ने कहा और दूसरे देशों ने, अपने यहाँ भी ये बात कही गई कि ये सेफ नहीं है। ये जो मीटिंग हुई वो जूम ऐप के जरिए ही हुई। तो अमेरिका के खिसकने की बात जो थी मैंने आपसे की कि कैसे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका आइसोलेशन में जा रहा है, वर्ल्ड स्टेज पर उसकी भूमिका बहुत सीमित होती जा रही है। दूसरे देश, खास तौर पे चाइना, और आपको ये जानकारी होगी ही कि जूम की जो बात मैंने कही वो इसलिए कही, ये समझने के लिए कि चाइना का प्रभाव कितना बढ़ता जा रहा है। जूम जो है वो चाइनीज ऐप है और उसको लेकर की जो आशंकाएं जताई गई हैं, अब अगर यूनाइटेड नेशंस का फोरम WHO जूम पर अपनी मीटिंग करता है तो इससे क्या मैसेज जाता है, ये बहुत साफ है। तो ये बात हुई, इस पर कोई कमेंट अभी तक फिर नहीं है। आज हमें लगता है कि लोग सारे सुनने में लगे हुए हैं और किसी का कोई कमेंट या राय, सलाह कुछ भी ऐसा नहीं है, ना कोई नया टॉपिक कोई बात करना चाह रहा है। तो खैर, अगले टॉपिक पर बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर आप लोगों से ये अनुरोध कर लूं कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो, और हमारा लाइव चर्चा अच्छी लगती है तो इसको कृपया अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। व्हाट्सएप पर अपने कॉन्टैक्ट्स के बीच जिन ग्रुप्स में आप हैं उन ग्रुप्स में ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड कीजिए और साथ में ये लिखना ना भूलिए कि ये वीडियो आपको अच्छा क्यों लगा और इस वीडियो में ऐसा क्या है जिसकी वजह से इसे देखा जाना चाहिए। इसके साथ ही अनब्रेकिंग चैनल को भी आप लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। आप लोगों को प्रेरित कर सकते हैं, जिन लोगों को आपको लगता है कि आपके परिचय के दायरे में जो लोग इस तरह की जर्नलिज्म को पसंद करते हैं, इस तरह की बातों को पसंद करते हैं, इस तरह की एनालिसिस पसंद करते हैं, जो एकदम हमारी कोशिश होती है कि किसी पक्ष ना लेकर के मैं बहुत तटस्थ तरीके से चीजों को प्रस्तुत करूं। अगर जिन लोगों को ये पसंद हो, आप उन तक अनब्रेकिंग को जरूर पहुंचाइए। इससे अनब्रेकिंग कम्युनिटी की एक बड़ी मदद आप करेंगे। तो अब तीसरे टॉपिक पर आते हैं, मजदूर और भुखमरी। मतलब भुखमरी की नौबत। एक सर्वे आया है और वो सर्वे है किया गया है टेलीफोन के जरिए कि जो लोग दूसरे राज्यों में जो श्रमिक फंसे हुए हैं, तो IIT दिल्ली का एक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है ग्रामवाणी,
तो आईआईटी दिल्ली ने ग्राम वाणी को एक्टिवेट किया और उसके जरिए ये इनपुट लिया है, ये सर्वे किया है। और ये ग्राम वाणी उसने 5 साल पहले बनाया था, जिससे कि वो 5 साल पहले इसे डेवलप किया गया था आईआईटी दिल्ली में। तो इसके जो फिगर्स आई हैं, जो सर्वे के रिजल्ट्स हैं, वो बहुत ही कान खड़े करने वाले हैं। इनका कहना है कि जो डेटा सामने है, मैं सिर्फ वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। तिरुपुर जो है वो तमिलनाडु में है। वहां पर 91 लोग, वहां लोग फंसे हुए हैं। वहां 91 लोगों से बात की गई, जिसमें 77% लोगों ने कहा कि वो उनको जो खाद्य पदार्थ है उनकी जरूरत है, उनके पास नहीं है। और 78% लोगों ने कहा कि उनकी नौकरियां चली गई हैं, उन्हें काम से निकाल दिया गया है। अहमदाबाद में 100 लोगों से बात की गई, वहां 63% लोगों ने फूड की जरूरत जताई और 63% लोगों ने कहा कि उन्हें नौकरी से हटा दिया गया है। गुड़गांव में 210 लोगों से बात इसके जरिए, ग्रामवाणी के जरिए इनका फीडबैक लिया गया और इसमें 57% लोगों ने कहा कि उनको खाने की जरूरत है, उनके पास खाना नहीं है। और 41% लोगों ने कहा कि उनको नौकरी से हटा दिया गया है। अब उन्हें उन्हें काम से हटा दिया गया है, अब काम पर नहीं रखा जाएगा। दिल्ली और एनसीआर के 133 लोगों से कांटेक्ट किया ग्रामवाणी ने। इसमें 62% लोगों ने कहा कि उनके पास खाना नहीं है। 49% लोगों ने कहा कि उनको काम से हटा दिया गया है, मतलब वो बेरोजगार हो गए हैं। और इसके अलावा अन्य साइट्स में भी, मतलब जहां पर मजदूर फंसे हुए हैं, ऐसी तमाम जगहों पर कुल मिलाकर के 218 लोगों से बात की गई, जिसमें 61% लोगों ने कहा कि उनके पास खाने को कुछ नहीं है और 50% लोगों ने कहा कि उनकी नौकरी या जो वो काम कर रहे थे वो जा चुका है, छिन चुका है। इसके अलावा इन लोगों से ये भी जानकारी ली गई कि क्या जो जो रूरल फार्म एंड डे लेबर्स हैं, जो दैनिक मजदूर हैं और जो खेती में काम करते हैं, ऐसे मजदूरों से बात की गई। तो 3 स्टेट में बात की है और उसका डेटा भी चौंकाने वाला है। बिहार में 840 लोगों से बात की गई, जिसमें से 79% मतलब 79% लोगों ने कहा कि उनको सरकार से या किसी एनजीओ से कुछ भी खाना नहीं मिला है, कुछ भी राशन नहीं मिला है। और 88% लोगों ने ये भी कहा कि कोई फ्री राशन उनको नहीं मिला है। और तीन 3 महीने की जो पेंशन की बात है जो मिलनी, वो भी 56% लोगों ने कहा है कि नहीं मिली है। झारखंड में 398 लोगों से बात की गई, जिसमें 55% ने कहा कि उनको कोई भी राशन सरकार या एनजीओ से नहीं मिला है और 63% लोगों ने कहा कि फ्री राशन तो मिला ही नहीं है। इसके अलावा 57% लोगों ने कहा कि 3 महीने की पेंशन देने की जो बात थी उनको नहीं मिली। मध्य प्रदेश में 499 लोगों से बात की गई, जिसमें 67% लोगों ने कहा कि सरकार या किसी एनजीओ की तरफ से उनको कोई राशन नहीं मिला है और 69% लोगों ने कहा कि फ्री राशन तो बिल्कुल नहीं मिला है, अगर मिला भी तो उनको खरीदना पड़ा है। और 58% लोगों ने कहा है कि जो 3 महीने की पेंशन एडवांस में आनी थी जिन लोगों की, वो पेंशन एडवांस में नहीं आई। अब एक सवाल और पूछा गया इन लोगों से। वो सवाल ये पूछा गया, कितने दिन तक लॉकडाउन में वो रह सकते हैं, मतलब वो और गुजार सकते हैं, इसके बाद फिर उनको ऐसी दिक्कत होगी कि लॉकडाउन में रहना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो बिहार में 840 लोगों से बात की गई, उसमें 55% लोगों ने कहा कि हम 1 हफ्ते से ज्यादा लॉकडाउन में नहीं रह पाएंगे, इसके बाद हमारी स्थिति, हम भूखों मर जाएंगे फिर। और 21% लोगों ने कहा कि 1 महीने का इंतजाम अपने पास है। झारखंड में 398 लोगों से बात हुई, जिसमें 56% ने कहा कि 1 हफ्ते से ज्यादा लॉकडाउन हम नहीं सह पाएंगे और 21% लोगों ने कहा 1 महीने तक का इंतजाम हमारे पास है। मध्य प्रदेश में 499 लोगों से बात हुई, जिसमें 51% ने यह बात कही कि 1 हफ्ते से ज्यादा का इंतजाम नहीं है, उसके बाद हम भूखों मरने की नौबत हमारी आ जाएगी। और 19% लोगों ने कहा कि हमारे पास 1 महीने का इंतजाम है और 1 महीने तक और हम रह सकते हैं।
तो ये सर्वे जो आपसे शेयर करना था वो मैंने शेयर किया, और अब आज अभी तक कोई भी कमेंट नहीं है। ये ज़रा चौंकाने वाली बात है कि अभी तक कोई कमेंट नहीं है। तो या हो सकता है कहीं कोई दिक्कत हो जिसकी वजह से कमेंट नहीं आ रहे हैं। एक बार मैं अपने मोबाइल में भी चेक कर लेता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ प्रॉब्लम की वजह से मुझे कमेंट ना दिखाई दे रहे हों और लोग कमेंट कर रहे हों। तो मैं एक बार आप चेक करता हूँ। नहीं, कोई कमेंट है नहीं, और मोबाइल में भी कोई कमेंट नहीं दिख रहा है। तो मैं फयाज खान साहब का अब एक कमेंट आया है। फयाज खान सर, गुड मॉर्निंग सर, मैं असदुद्दीन ओवैसी का नंबर मिल सकता है क्या? भाई, मैं मेरे पास किसी नेता का नंबर नहीं है, और अगर आपके पास हो तो हमें दे दीजिए, अगर आपको मिले तो हमें दे दीजिएगा। तो अब वो यहाँ पर कोई है नहीं, ज्यादा लोग नहीं हैं जो कमेंट में नहीं दिखाई दे रहे हैं, वैसे लोग हैं। मैं सब लोगों से फिर एक बार ये गुजारिश करूंगा कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, हमारी लाइव चर्चा में आपको लगता है कि ठीक बातें होती हैं और जो बातें होनी चाहिए, तो आप हमारे वीडियोस को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और व्हाट्सएप पर ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स तक और ग्रुप्स में फॉरवर्ड कीजिए। साथ में लिखना मत भूलिए कि इस वीडियो में आपको अच्छा क्या लगा और ये वीडियो क्यों देखा जाना चाहिए। इसके अलावा अनब्रेकिंग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों तक ये चैनल पहुंचेगा, उतनी बड़ी हमारी कम्युनिटी होगी, और हम जो यहाँ बात करते हैं वो बात ज़्यादा लोग उसमें शामिल होंगे, ज़्यादा लोगों का इनपुट आएगा, ज़्यादा लोग कमेंट्स आएंगे, उन पर बात हो सकेगी। और जब ये ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी होगी तो इसकी बातें जो होंगी उनका असर भी ज़्यादा बड़े स्तर पर जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग अनब्रेकिंग को बढ़ाने में, अनब्रेकिंग को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में अनब्रेकिंग कम्युनिटी की मदद करें। तो आज की बात यहीं ख़त्म करते हैं, और कोई कमेंट भी नहीं है। तो हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बाद, मन की बात के बाद, हम फिर लाइव आएंगे, और उस लाइव में प्रधानमंत्री मोदी ने जो बातें कही हैं, या हम जो सोच रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसा कुछ बोलेंगे, वो नहीं बोला, या हमें जो उम्मीद थी, क्या हमें हमारी उम्मीदें बढ़ी हैं या हमें निराशा हुई है, इस पर बात करेंगे। तो आज की बात खत्म करें, और आप लोगों से मैं ये भी एक आग्रह करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा कि कोरोना वायरस को लेकर के जितने एहतियात सरकार की तरफ से बताए गए हैं, जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उनका अक्षरशः पालन करें, क्योंकि वही एक बचाव का रास्ता है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता बचाव का है नहीं। और इस भ्रम में ना रहें, और जो फेक न्यूज़ तमाम तरह की चलती हैं, उनके झांसे में भी ना आएँ। हर चीज़ को, जो भी सूचना आप तक पहुँचती है, उस सूचना को ऐसे सोर्स जिस पर आपको भरोसा है, उस सोर्स से ज़रूर उसे कन्फर्म करने की कोशिश करें। और ये तरीका ये है कि अगर मान लीजिए कि आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर वेबसाइट या ये पर्टिकुलर चैनल या ये पर्टिकुलर अखबार ये सही खबरें देते हैं जिन पर आपको भरोसा है, तो उस वेबसाइट, उस चैनल या उस वेबसाइट या उस अखबार की वेबसाइट पर जाकर उसे कंफर्म करने की कोशिश करें। या अगर आपके कॉन्टैक्ट में ऐसे लोग हैं, या आप ट्विटर पर हैं, फेसबुक पर हैं, तो उन चीज़ों को आगे बढ़ाने की जगह सवालिया निशान लगाते हुए भी आप पूछ सकते हैं, उससे भी पता चल सकता है। लेकिन वो एक अच्छा तरीका नहीं है। तो बेहतर होगा कि जिन पर आप विश्वास करते हैं, उनसे उन सूचनाओं को कंफर्म करने की कोशिश ज़रूर करें। अ, ऐसे समय में तमाम तरीके हैं, तमाम शक्तियाँ हैं जो सक्रिय हैं, हर तरफ से, राजनीति में भी, समाज में भी, जो इसका फ़ायदा उठाना चाहती हैं। ऐसे समय में हमें भरमा करके अपनी रोटियाँ सेकना चाहती हैं।
तो हम उनके हाथ के खिलौने ना बने, बेहतर होगा। तो और एक छोटी सी बात मैं और कहना चाहूंगा जमशेदपुर को लेकर के, जिस तरह का हल्ला मचा हुआ है और जिस तरह की चीजें की जा रही हैं कि भाई मुस्लिम होटल होता है तो ये विश्व हिंदू परिषद द्वारा अनुमोदित होटल में क्या दिक्कत है। दरअसल अपने देश में हर जगह हम आपको, चाहे वो आप दिल्ली हो, चाहे बॉम्बे हो, चाहे पूना हो, चाहे वो मेरठ हो, चाहे वो गढ़ मुक्तेश्वर से लेके हापुड़ तक चले जाइए या जहाँ भी ढाबे होते हैं, आप देखेंगे कि वहाँ मुस्लिम ढाबा, वैष्णव ढाबा, जैन ढाबा, हिंदू ढाबा, इस तरह की, और मुगलई ढाबा, इस तरह की चीजें मिलेंगी और इनमें कभी कोई विवाद नहीं हुआ है। उसकी वजह ये है, जैसे जैन ढाबा है तो लोग जान जाएंगे कि यहाँ लहसुन प्याज भी नहीं पड़ा होगा सब्जी में, तो जिनको वैसा खाना है वो वहां खा लें। अब जैसे मान लीजिए हिंदू ढाबा जिसने लिखा है, उसका भी बहुत क्लियर है कि यहाँ ज्यादा मसाले और इस तरह की चीजें नहीं होंगी। अब मुस्लिम ढाबा जिसने लिखा है उसे कि वहां पर जो चीजें नॉनवेज में खास तौर पर, तो वैसी चीजें मुस्लिम ढाबा पर मिलेंगी, जिसको भी खाना हो वो वहां खा सकता है। और ऐसे ही अगर वैष्णव ढाबा होता है तो वहां इसका मतलब नॉनवेज नहीं मिलेगा। और ये होटल्स भी होते हैं, जैसे लखनऊ में वैष्णव, माँ वैष्णव होटल है, तो माँ वैष्णव होटल ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहां हिंदू खाते हैं, वहां सारे लोग जाके खाते हैं। या हर जगह इस तरह के नाम से होटल्स हैं। ये नाम जो है ये पर्टिकुलर कुछ चीजें इंडिकेट करते हैं, इसमें धार्मिक चीजें मुझे लगता बहुत कम है। और जो आपको गढ़ मुक्तेश्वर से हापुड़ के बीच की जो बात बता रहा था, वहां ऐसे ढाबे भी हैं, हिंदू ढाबे ऐसे हैं जहां पर हज यात्रा के दौरान या रमजान के दौरान खास तौर पर हिंदू ढाबों में, जिसे हिंदू चलाते हैं, जिनके नाम कन्हैया और शिवा और इस तरह से होते हैं, उनमें भी नमाज की और क्या बोलते हैं इफ्तार की, इस सब की व्यवस्था होती है। और वो बड़े बड़े बोर्ड लगाते हैं कि भाई हमारे यहाँ सबसे उत्तम व्यवस्था है। तो ये सारी अपने यहाँ की जो एक मिली जुली तौर तरीका एक विकसित हुआ है, उसके ये बानगी हैं सब, उनको खत्म नहीं किया जाना चाहिए। उनको खत्म करने की साजिशें चल रही हैं, उससे सतर्क रहने की जरूरत है। और दूसरा सवाल जो ये था कि विश्व हिंदू परिषद द्वारा अनुमोदित, तो अनुमोदन ये विश्व हिंदू परिषद को किसने इस बात की वो दे दी कि इसका अनुमोदन करेंगे? ये तो भारत सरकार की जो एजेंसीज हैं वो अनुमोदित करती हैं, खाने को लेकर के, ड्रग्स को लेकर के, क्वालिटी को लेकर के। इसमें कोई पॉलिटिकल संगठन या सामाजिक संगठन या एनजीओ ऐसा करने लगे तब तो फिर अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा। कोई भी कुछ कहने लगेगा, किसी को कह देगा कि यहाँ ये है और यहाँ ये है, और फिर तो बहुत ही मुश्किल की स्थितियां हो जाएंगी। ये केओटिक स्थितियों की तरफ ले जाने की कोशिश हो रही है। तो सरकार को, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को इन पर ध्यान देना चाहिए। और मैं ये उम्मीद भी करता हूं, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री अपने मन की बात में, शायद उनके मन में इस तरह के सवाल भी उठते हों कि देश में जो कुछ चल रहा है, तब जुड़ना मत भूलिएगा। हम आपको समय से इसकी जानकारी दे देंगे। तो जय हिंद।